Welcome students. Today we will start our fifth chapter, that is practicing independent writing. Students, ये जो हमारा चैप्टर है इंडिपेंडेंट राइटिंग, तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। देखिए, राइटिंग जो होती है हमारे वो टू टाइप्स की होती है, गाइडेड राइटिंग एंड फ्री और इंडिपेंडेंट राइटिंग। गाइडेड राइटिंग जो होती है उसमें स्टूडेंट्स को लिखते हुए टीचर्स का फुल सपोर्ट मिलता है। मतलब गाइडेड राइटिंग इज अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। जब टीचर लिखने के लिए स्टूडेंट्स को टॉपिक भी सिलेक्ट करके देते हैं, स्ट्रक्चर्स भी बताएंगे कि कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने यूज करने हैं, वोकैबुलरी भी होगी, आइडियाज भी बताएंगे किस तरह से आपने लिखने हैं। मतलब टोटल टीचर के गाइडेंस के अंदर जब स्टूडेंट राइटिंग करेंगे, दैट इज गाइडेड राइटिंग। एंड फ्री और इंडिपेंडेंट राइटिंग, जब स्टूडेंट्स अपने आप काम कर रहे हैं, अपने आइडियाज खुद से लिख रहे हैं, वो अपने मन से वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी लिखते हुए उन्हें अच्छा लगता है वो उस तरह से लिख रहे हैं। तो इसमें क्या है, दोनों में फर्क ये होता है कि वो टीचर्स के गाइडेंस के अंदर है तो वो साथ साथ उन्हें हेल्प मिल रही है, कर रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट राइटिंग में वो अपने आप से लिख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि इंडिपेंडेंट राइटिंग जो है वो हमेशा से गाइडेड रीडिंग के प्रैक्टिस के बाद होती है, ताकि स्टूडेंट्स जब इंडिपेंडेंट राइटिंग करें तो वो अपने आप से अच्छे से अपने आइडियाज शेयर कर सके, बता सके, लिख सके कि उन्होंने कैसे लिखना है। इसी बात को हमने इस पूरे चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू देखना है, प्रैक्टिस करवानी है अपने स्टूडेंट्स को कि किस तरह से करना है। उसी में फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हमने राइटिंग की प्रैक्टिस करानी है। किस किस टॉपिक से? पिक्चर डिस्क्रिप्शन से, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, एसेज एंड स्टोरीज। मतलब ये वाले जो हमारे 4 सब टॉपिक्स हैं, इनको लेते हुए ये देखना है कि जब स्टूडेंट्स पिक्चर डिस्क्रिप्शन करेंगे तो किस तरह से वो अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, एंड सो ऑन। मतलब आगे भी इन सब में हमने देखना है कि कैसे स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली लिखते हुए अपने आइडिया शेयर करेंगे। तो आइए इनको डिटेल में एक एक करके समझें। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राइटिंग का मेन पर्पस ये होता है कि जब उसको हम लिखें तो वो इस तरह से हो कि जब उसे पढ़ रहा है जो कोई, उसके माइंड में उससे रिलेटेड पिक्चर बन जाए, कि जो भी वो पढ़ रहा है उसके सामने उस तरह का कोई सीन क्रिएट हो, कुछ इस तरह से हो कि उसे लगे कि हाँ, मैं उस चीज को जो पढ़ रहा हूँ उसे वाकई में महसूस कर रहा हूँ। तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि हम इस तरह से लिखें कि पढ़ने वाले के माइंड में एक पिक्चर बन जाए, चाहे ये प्लेस हो, थिंग हो, पर्सन हो, किसी भी चीज के बारे में हो। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऐसे होती है। और मेनली क्या होता है, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग को कॉन्क्रीट बना देती है, मतलब एक ठोस रूप में ले आती है। और इनको प्रैक्टिस करने के जो ये हैं हमारे मेथड्स कई होते हैं, और उनमें सबसे पहले हमारा आता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन, जिसके बारे में हमने आज इस टॉपिक में डिस्कस करना है। A picture description is an ideal way of practicing your English vocabulary in all sorts of fields. देखिए, जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन है वो इंग्लिश वोकैबुलरी का प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा हमारा तरीका होता है। किसी भी फील्ड में कहीं भी हमने जब इंग्लिश वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करनी है, लिखना सीखना है, तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब इसके थ्रू हम प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा करवा सकते हैं। Pictures provide serious language practice and can be invaluable in the classroom for stimulating discussion and bringing enormous variety to the lessons. देखिए, जो ये हमारा पिक्चर होती है, पिक्चर से क्या होता है, ये हमें सीरियसली लैंग्वेज की प्रैक्टिस हो जाती है। पिक्चर्स के जब हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो इससे लैंग्वेज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, और क्लासरूम में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्टिमुलेटिंग डिस्कशन के लिए। मतलब एनर्जेटिक डिस्कशन के लिए हमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, ज्यादा से ज्यादा लिखने के लिए प्रैक्टिस करवानी है, उनकी वोकैबुलरी बढ़े और चीजों की प्रैक्टिस हो, तो हमने वो करना है। ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन हमारा उस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड ऑल्सो ब्रिंगिंग एनॉर्मस वैरायटी टू द लेसन, और जो लेसन है जो हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनमें भी काफी सारी वैरायटीज ले आता है। तो ये तरीका हमने सीखना होता है और स्टूडेंट्स को इस तरह से सिखाना है कि उन्हें पिक्चर डिस्क्रिप्शन अच्छे से करना आए, ताकि उनको उसी तरह से लिखना आए और उन्हें पता लगे कि जब वो किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हैं तो उन्होंने कौन कौन सी मेनली बातें लिखनी है, बतानी है अपने टेक्स्ट में।
द मेन फोकस इन डिस्क्राइबिंग ए पिक्चर इज टू पे क्लोज अटेंशन इन डिटेल्स। जो डिटेल्स होती हैं उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत होती है कि जो भी मेन फोकस है हमारा इस चीज पे रहे कि अब पिक्चर के बारे में हम बता रहे हैं, जो एक पिक्चर हमारे सामने है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है, बताना है, लिखना है, तो उसके बिल्कुल डिटेल्स में जाके हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। दैट कांट बी अचीव थ्रू ए सिंगल स्टेप, और ये कोई हमारे एक स्टेप से हम अचीव नहीं कर सकते हैं। इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए अगर पिक्चर डिस्क्रिप्शन होगी तो वो अपने आप में कंप्लीट होगी और बहुत इफेक्टिव होगी, पढ़ने वाले को भी समझ में आएगी। और जो हमारा एम है, जो हम लेके चले हैं कि हम जब लिखें तो वो एक रीडर के मन में एक पिक्चर बने, उसे समझ आए कि कौन सा आइडिया बताने के लिए ये डिस्क्राइब किया गया, ये पिक्चर में क्या था जिस तरह से डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन के टाइम हमें ध्यान में रखने होते हैं। नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट पिक्चर। सबसे पहले तो ये बात है कि हम सही पिक्चर का चुनाव करें, इस तरह की पिक्चर ले जो लिखने के लिए सही रहे, हम ज्यादा से ज्यादा आइडियाज उसमें मिल रहे हों, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकें, ताकि अपने जो मन में और क्रिएटिविटी है, जो और चीजें हैं हम बता सकते हैं, कर सकते हैं, उनको व्यक्त करने का पूरा माध्यम हमें ये इस पिक्चर के थ्रू मिले। सेकेंड वन इज डिस्कसिंग मेन इश्यूज इन द पिक्चर। जो उस पिक्चर में हमें मेन इश्यू दिख रहे हैं, मेन पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, वो हमें सारे डिस्कस करने होंगे। लेट द स्टूडेंट्स राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट डिस्क्रिप्शन ऑन द पिक्चर। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम बच्चों को राइटिंग सिखा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं, कि उन्होंने किस तरह से अपने आइडियाज लिखने हैं, तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन उनका पिक्चर पे ही करवाना चाहिए, ताकि पता, देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन पिक्चर पे करवाने का मतलब ये है कि लिखने के लिए कुछ ना कुछ मोटिव, कुछ ना कुछ चीज उनके आगे है जिस चीज के ऊपर उन्होंने लिखना है। फोर्थ वन इज डिस्कशन एंड फीडबैक फॉर फाइनल ड्राफ्ट। जो फाइनल ड्राफ्ट होगा, जो फाइनली स्टूडेंट्स लिखेंगे कि हाँ अब ये हमारा पूरा हो गया, अपनी तरफ से लिख के लाए, लेकिन उसके बाद भी टीचर के चेक करने के बाद वो फाइनल होता है। जो फाइनल ड्राफ्ट है उसके लिए डिस्कशन और फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो कि टीचर के द्वारा दी जाती है। टीचर जो स्टूडेंट्स ने लिखा है उसके बारे में डिस्कस करे और उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करे कि फाइनल ड्राफ्ट में आप और कैसे इसे अच्छा लिख सकते हैं, कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज एन ओपन डिस्कशन टू इवेल्यूएट ईच प्रोग्रेस। ओपन डिस्कशन ये होती है कि बिना माइंड में कुछ रखे हुए, मतलब नैरो माइंडेड के साथ नहीं, कि फ्रीली टीचर जो है एडवाइस करे स्टूडेंट को किस तरह से आप अपने टॉपिक को, आप डिस्क्रिप्शन को अच्छा कर सकते हैं। और हर प्रोग्रेस के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, बताना चाहिए कि आप आगे और ज्यादा अच्छा कैसे लिख सकते हैं, कैसे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल वन इज सजेशन फॉर फर्दर डेवलपमेंट। फीडबैक के साथ साथ, फीडबैक तो उस टॉपिक के लिए जो अभी स्टूडेंट ने लिखा है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसके लिए दिए जा रहा है, लेकिन साथ साथ और आगे डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, और ज्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये भी सजेशन साथ साथ स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। तो ये स्टेप्स हैं कि अगर हम ये फॉलो करेंगे तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और साथ साथ उन्हें लिखना आएगा कि किस तरह से किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। स्टूडेंट्स देखिए, जब किसी एक आइडिया के बारे में लिखना है तो हम किस तरह से लिखते हैं और उसको लिखने के क्या रूल्स हैं, किस तरह से हमने उसको लिखना है और उसमें क्या क्या होना चाहिए। Generally an idea is explained in 1 or 2 paragraphs unless it's an essay. जब हम कोई एक आइडिया लिख के लेके उसके ऊपर ही लिख रहे हैं तो वो 1 या 2 पैराग्राफ में खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो वो फिर एक एस्से का रूप ले लेगा। जबकि हमने जस्ट एक आइडिया बताना है, कोई थॉट या कुछ भी इस तरह से बताना है, तो वो 1 या 2 पैराग्राफ में खत्म हो जाना चाहिए। To explain idea, the central rule is not to take more than one idea simultaneously. एक आइडिया को एक्सप्लेन करने का सेंट्रल रूल ये है कि हमने एक बार में एक ही आइडिया लेना है, एक से ज्यादा आइडिया नहीं लेना है साथ साथ। मतलब जो हम स्टार्टिंग से एक ही आइडिया के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया है, बताना चाह रहे हैं, वही एक ही रहना चाहिए।
दिस विल ruin द पर्पज एंड आइडियाज विल फॉल अपार्ट। इससे क्या होगा, अगर हम एक से ज्यादा आइडिया लेते हैं तो जो हमारा मेन पर्पस है वही खराब हो जाएगा, वही हम किस लिए हमने लिखा है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे और आइडियाज विल फॉल अपार्ट। टू एक्सप्लेन एन आइडिया प्रॉपरली द राइटर मस्ट बी क्लियर ऑन टू थिंग्स। एक आइडिया को प्रॉपरली बताने के लिए, लिखने के लिए राइटर को मेनली 2 रूल्स फॉलो करने हैं, 2 थिंग्स उसके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, दैट आर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट दैट आइडिया एंड व्हाट द राइटर स्टैंड ऑन इट। मेनली यही 2 बातें हैं जो राइटर ने एक आइडिया को एक्सपेंड करते हुए, एक आइडिया के बारे में बताते हुए लिखनी है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट दैट आइडिया, फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन इज व्हाट द राइटर stand on it. One has to be very clear about these before starting to write about it. एक जो भी राइटर है जब कुछ भी लिखने लगा है, आइडिया बताने लगा है, तो उसको इन 2 बातों पे क्लियर होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही उसे पता होना चाहिए कि मेन हमारे बेस क्या है और किसको ध्यान में रखते हुए हमने आइडिया के बारे में लिखना है। While writing the topic must be stated clearly, हमें कुछ भी राइटिंग स्टार्ट करनी है, लिखना है, उसमें सबसे पहली बात यह है कि टॉपिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। Else रीडर वॉन्ट बी एबल टू फॉलो द लॉजिकल प्रोग्रेशन। उससे अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो उसमें जो लॉजिकल प्रोग्रेशन हो रही है, आगे जो हम लिख रहे हैं, वो रीडर उसको फॉलो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो ये वो लॉजिकल प्रोग्रेशन फॉलो नहीं कर पाएगा। आफ्टर द टॉपिक स्टेटमेंट सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन मस्ट फॉलो लॉजिकली। जब हम टॉपिक स्टेटमेंट जो होती है उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है वो लॉजिकली उसको फॉलो करनी चाहिए। मतलब टॉपिक क्लियर होने के बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो उसकी सपोर्टिंग होनी चाहिए, उसको सपोर्ट करते हुए हमें एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस और एक्सपीरियंस कैन बी यूज्ड टू एलेबरेट ऑन दिस। हम इसमें फिर कुछ भी ले, हमारे इस एक्सप्लेनेशन में चाहे एग्जाम्पल्स हो, चाहे रेफरेंसेस हो, एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हम अगर ले रहे हैं तो वो इसको हमारे एक ही आइडिया को एलेबरेट करे, मतलब उसी को ही और ज्यादा अच्छे से समझाए। देयर आर नो स्पेसिफिक रूल एज लॉन्ग एज इट स्टेज ट्रू टू द आइडिया द राइटर स्टार्टेड विद। इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे रूल नहीं है कि हमने उनको फॉलो करना है, बस एक ही बात है कि जिस आइडिया से स्टार्ट किया उसी आइडिया पे रहना है। यही हमारा एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है, मतलब जो हम लेके चले थे उसी पे हमने रहना है। नेक्स्ट, कमिंग टू राइटिंग एन एसे, मीन्स जब एक एसे लिखना है तो उसके कौन कौन से रूल्स हैं, किस तरह से हम अपने आइडियाज इलेबरेट कर सकते हैं, उसके क्या फॉर्मेशन है। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग एन एसे इज टू क्लियरली एंड लॉजिकली एक्सप्रेस एन आइडिया और थीम। जो राइटिंग एन एसे का मतलब एसे लिखने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि क्लियरली एंड लॉजिकली, क्लियर, बिल्कुल क्लियर बताते हुए, समझाते हुए और लॉजिक देते हुए एक आइडिया या थीम को हमने लिखना है, इलॉबरेट करना है, बढ़ाना है। But essays are not mere paragraph writing. Generally, more than 4 paragraphs are there in an essay, and each paragraph stands on its own. जो ऐसे होता है वो सिर्फ एक हमारा पैराग्राफ नहीं है। जनरली क्या होता है, 4 पैराग्राफ या इससे ज्यादा भी हो जाते हैं ऐसे में। मतलब पैराग्राफ में क्या है कि एक ही सिंगल पैराग्राफ है, लेकिन ऐसे में 4 तो 3-4 तो ये है ही हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं ऐसे के अंदर। और हर पैराग्राफ अपने आप में खड़ा होता है, मतलब क्या है कि हर पैराग्राफ में एक आइडिया होता है जो अपना स्टैंड लेता है। तो इस तरह से हमारा फिर ऐसे बनता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे इज, जो स्ट्रक्चर का मेनली बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या होना चाहिए, क्या हमने रूल्स फॉलो करने हैं, वो क्या क्या होता है। सबसे पहले ऐसे में आता है इंट्रोडक्शन। In introduction, we need to have background information, hints at essay development and thesis statement. मेनली जो है इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इंट्रोडक्शन में हमारी 3 चीजें आती हैं, जिसमें सबसे पहले है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, फिर हिंट्स एट एसे डेवलपमेंट एंड थीसिस स्टेटमेंट। मतलब इनके बारे में हमने डिस्कस करना है। देखिए, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसमें क्या होता है, जनरली ये है हमारी जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं टॉपिक के बारे में। मतलब जो हमने टॉपिक लिया उसके बारे में पहले से क्या रिलेटेड है, वो टॉपिक हमने क्यों लिया, मेनली कॉमन से कुछ स्टेटमेंट
स्टेटमेंट्स लिखना जो हमारा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कहलाता है, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन में आता है। इसके बाद है हिंट्स एट एसे डेवलपमेंट। हिंट्स होता है वो आइडियाज बताना, वो बातें बताना इंट्रोडक्शन में जिसको हमने बाकी आगे के पैराग्राफ में एलेबोरेट करना है और ज्यादा बढ़ा के बताना है, वो हमारे हिंट्स होते हैं जो कि हमारे इंट्रोडक्शन में आते हैं। इसके बाद जो है थर्ड वन होता है हमारा थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में क्या है कि हम इस तरह से बात को बताते हैं, क्लियर कर देते हैं कि हमारे ऐसे में क्या क्या आएगा, हमने क्या बताना है। देखिए हिंट हुआ कि हमने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि हम और किस बारे में बात करेंगे, और थीसिस स्टेटमेंट है कि हम किस तरह से क्लियर करते हुए बातों को, क्या चीजें लेते हुए, मेनली क्या है कि हमारा पूरा ऐसे किस चीज पे स्टैंड कर रहा है, वो हमारी थीसिस स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा है बॉडी। 2 और 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं और मोर पैराग्राफ या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इन द बॉडी ऑफ द एसे द आइडिया इज एक्सप्लेन्ड एज डन इन पैराग्राफ राइटिंग। जैसे पैराग्राफ में होता है हमारा, उसी तरह से जो बॉडी ऑफ द एसे है उसमें आइडिया को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे हमारा एक पैराग्राफ है, उसके अंदर हम एक पैराग्राफ एक आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी तरह से बॉडी ऑफ द एसे जो है उसमें आइडिया को एक्सप्लेन किया जाता है। जनरली इन एसे ईच पैराग्राफ शुड हैव वन आइडिया। जनरली क्या होता है ऐसे में जो है हर एक जो पैराग्राफ है उसका एक अपना आइडिया होता है। इसमें मेनली क्या है, बॉडी में जो हमने ये चीज देखनी है कि इसमें कई सारे पैराग्राफ हैं, 2, 3, 4, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। आइडियाज अलग अलग हैं लेकिन वो सपोर्टिंग आइडियाज होने चाहिए। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि 4 पैराग्राफ लिखे हैं तो चारों बिल्कुल अलग अलग हैं, नहीं, ऐसा नहीं। एक पैराग्राफ में जो बात आई, सेकंड जो आएगा उसी को सपोर्ट करते हुए कोई और नेक्स्ट आइडिया है, थर्ड वन में उनको सपोर्ट करते हुए कोई आइडिया है। तो ये हमारी बॉडी होती है जिसमें आपस में सपोर्टिंग आइडियाज होते हैं। लास्ट वन इज कंक्लूजन। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एन एसे। एसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट जगह रखता है कंक्लूजन। इफ देयर इज ए रीजन टू जज एट द एंड देन द राइटर शुड डू दैट इन कंक्लूजन। देखिए अगर हमारे एसे में कोई ऐसी बात है कि लास्ट में हमने कोई जजमेंट देनी है, कुछ करना है, तो कंक्लूजन में वो हमें रीजन बताना पड़ेगा। जज अगर हमने एंड पे करना है तो राइटर को वो जजमेंट देनी है कंक्लूजन के रूप में। मतलब रीजन, उसने जो आइडियाज दिए, अगर उसकी कोई रीजन, कोई जजमेंट देनी है तो वो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। अदरवाइज इट शुड हैव द समरी ऑफ ऑल द एक्सप्लेनेशन डन टू कम टू एन लॉजिकल एंडिंग। नहीं तो अगर तो कोई रीजन या जजमेंट नहीं देनी है, उसके अलावा कंक्लूजन क्या हो जाता है हमारा, वो जितने भी ये एक्सप्लेनेशन हमारी यहाँ पे हुई थी इस बॉडी में, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन हुई थी वो एक लॉजिकल एंडिंग पे आ जाती है। लॉजिकली हम अपने ऐसे को खत्म कर देते हैं। तो ये हमारे मेन 3 पार्ट्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हम ऐसे लिखना स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। सो नाउ कमिंग टू राइटिंग ए स्टोरी। मतलब स्टोरी लिखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब हम स्टूडेंट्स को स्टोरी लिखना बता रहे हैं तो कैसे उनको गाइड करेंगे और स्टोरी किस तरह से बच्चे लिखेंगे। वैसे तो ये हमारी इंडिपेंडेंट राइटिंग है, पर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। Practicing writing stories would be considered the highest level of creative expression as far as practicing writing is involved. देखिए जब हमने राइटिंग की प्रैक्टिस करवानी है, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कर लिखना सिखाना है कि राइटिंग कुछ भी टेक्स्ट है, कोई भी चीज़ें हैं, कैसे लिखते हैं, जब प्रैक्टिस हो रही है तो उसमें जो राइटिंग स्टोरी है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। मीन्स स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी जो है, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो सबसे ज़्यादा उभर के आती है। मतलब अपनी क्रिएटिविटी स्टोरी राइटिंग में स्टूडेंट सबसे ज्यादा दिखा सकते हैं। Like any other creative output, it would be completely wrong to give some methodological steps for story writing. Story writing के लिए अगर हम कुछ methodological steps अगर हम देते हैं
तो वो एक गलत बात होगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसे रूल्स या स्टेप्स नहीं होते जो हमने फॉलो करने हैं. बट स्टूडेंट्स राइटिंग स्टोरीज एज क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स मल्टीपल बेनिफिट्स एंड नीड्स टू बी सपोर्टेड. लेकिन जो स्टोरी स्टूडेंट्स लिखते हैं उसका वो, क्योंकि क्रिएटिव एक्सप्रेशन इसमें है, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं और इसीलिए इसे सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो स्टोरीज लिखें, ताकि उनको लिखने की प्रैक्टिस हो, उनको अपने आइडियाज़ बताने की और ज़्यादा शेयर करने की, लिखने की, कि वो किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी बाहर ला सकते हैं, बता सकते हैं. तो वो स्टोरीज के थ्रू ही हो पाता है. Therefore, we should follow some measure to facilitate the process which are. इसीलिए इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, इसको बताने के लिए कि स्टोरीज कैसे लिखने, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें फॉलो करना ही चाहिए. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर गुड राइटिंग. सबसे पहला मेन पॉइंट ये है कि अगर हमने अच्छा लिखना है तो उसके लिए रीडिंग जरूरी है, पढ़ना जरूरी है. मीन्स पहले के राइटर्स के लिखे हुए और जो राइटर्स ने पहले काफी कुछ लिख रखा है, हम उसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, हम समझें कि लिखा किस तरह से जाता है. स्टूडेंट्स को एक तरीका बताएं कि कैसे लिखना होता है, तभी वो लिख पाएंगे. मतलब लिखने से पहले, राइटिंग से पहले रीडिंग जरूरी है. Next one is for students trying writing stories as exercise should have a timeline. जो स्टूडेंट्स राइटिंग स्टोरीज को एज एक्सरसाइज की तरह ले रहे हैं, उनके लिए एक टाइमलाइन होना चाहिए. Third one is selecting a broad idea is important as good writing is always about something. सबसे मेन बात ये है कि जो भी हम स्टोरी लिख रहे हैं, जिसके बारे में जो भी लिख रहे हैं, उसका हमें एक कोई ना कोई आइडिया लेके चलना चाहिए, हमें कोई आइडिया सिलेक्ट करना चाहिए. क्योंकि जो भी अच्छी राइटिंग है वो हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में होती है. इज ऑलवेज अबाउट समथिंग, मतलब उसमें कोई ना कोई थीम, कोई ब्रॉड आइडिया, कुछ भी ऐसा हर राइटिंग में जरूर होता है. फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट इन गुड स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस. जब स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है तो उसमें फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि फीडबैक मिलेगा तो स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज राइटिंग हैज टू बी बोथ इमोशनल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस. राइटिंग जो है, जो भी हम कुछ लिख रहे हैं, दोनों बातें होनी चाहिए. वो इमोशनल भी होनी चाहिए और कॉग्निटिव प्रोसेस भी होना चाहिए. मतलब जो है उसमें बौद्धिक रूप से जोर भी डाला जाए, अपने कॉग्निटिव लेवल को एनहांस करके, बढ़ा के, कॉग्निशन से हमें सोचते हुए कि हमारा अंतर्मन क्या सोचता है, किस तरह से हम अपनी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, हम उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें लिखना चाहिए. ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में सिखाने हैं जब वो लिखना शुरू करते हैं किसी भी बात पे, और जब वो इंडिपेंडेंट राइटिंग की मेनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा. थैंक यू.